3 बजे तक पहुंचने की काबिलियत है। सो कोशिश करके टाइम पर आ जाइए। ये लीजिए भाई, ज़रा देखिएगा यार, वो लाइन वाली कॉपी दीजिए ना। ये कॉपी आपकी कॉपी दे दीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा डिसऑर्गेनाइज्ड आदमी हूँ। हाँ, ये ठीक है भाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। Valuation of goodwill and shares. For BCom third year. देखिए, goodwill is an asset for any organization. आपको सबको पता है इंटेंजिबल एसेट है, और इसके कारण एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्डिनरी ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा कमाने की ताकत रखती है। आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि एसेट का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इनकम या हायर इनकम जनरेट करने में मदद करे, वो एसेट है। तो गुडविल एसेट है, ऐसा हम समझते हैं। गुडविल को अकाउंटिंग पर्पस के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सेल्फ जनरेटेड, नॉट सेल्फ जनरेटेड। जरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करूंगा जी। सेल्फ जनरेटेड गुडविल अगर आपका है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का खुद का जनरेट किया हुआ गुडविल, तो गुडविल अकाउंट फॉर दिस कैनॉट बी ओपन्ड। खोल ही नहीं सकते आप। सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गुडविल अकाउंट दिखाने की परमिशन नहीं है। पहले थी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने एकदम क्लियर किया हुआ है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बुक्स में नहीं दिखा सकते। मतलब गुडविल अकाउंट बोल के नहीं दिखा सकते। वैल्यूएशन तो करते ही हैं, और क्यों करते हैं वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बट अगर आप बोले कि गुडविल अकाउंट डेबिट एसेट बोल के रिकॉग्नाइज करें, तो सेल्फ जनरेटेड है तो करना अलाउड नहीं है, बंद हो गया है। भाई, इफ गुडविल इज नॉट सेल्फ जनरेटेड तो कैसा गुडविल है? या तो परचेस्ड है, या तो भाई उधर कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ बिजनेस परचेज। वो हम सब भाई उधर अच्छी तरह समझते हैं कि आपने भाई किसी धंधे को टेक ओवर कर लिया, बिजनेस को। जिस धंधे को टेक ओवर किया उसके एसेट्स और लायबिलिटी, नेट एसेट्स और लायबिलिटी 50 लाख के थे, और आपको परचेज कंसिडरेशन में 65 लाख रुपीस देना पड़ा, 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा दिया वो गुडविल है, एक वहाँ पर अराइज करता है। या फिर ये तीसरी सिचुएशन भाई, अराइजिंग when a company is made subsidiary। एक कंपनी, होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, अगर किसी कंपनी पर कंट्रोल भाई एक्सरसाइज करे बाय मेकिंग इट सब्सिडरी, तो भी गुडविल अराइज करता है। ऐसा गुडविल allowed to be shown in books with the name, ये देखिए, इस नाम के साथ उसको बुक्स में दिखाना अलाउड है, गुडविल अकाउंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में याद रखिएगा। अब वैल्यूएशन क्यों करने की जरूरत है? वाई डू ऑर्गेनाइजेशन नीड टू वैल्यू गुडविल? मेजर कारण है ये मेजर कारण।
कि आप भाई उधर किसी का गुडविल ऑर्गेनाइजेशन का परचेज करना चाहते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मोन्जिनीज ले लीजिए, ब्रांड है दी मोन्जिनीज, केक बनाती है, ब्रेड्स बनाती है, इधर वेस्ट बंगाल में पॉपुलर है। मोन्जिनीज के केक भाई बिकते हैं, कुछ उसके प्लम केक्स बिकते हैं क्रिसमस के टाइम पर, कुछ और उसकी स्पेशलिटी है, वो सब केक्स उसके बड़े बिकते हैं। मान लीजिए एक विदेशी कंपनी कन्फेक्शनरी बिजनेस में इंडिया में एंट्री लेती है और उनको मालूम पड़ा वो बंगालीज से बहुत फैसिनेटेड है कंपनी, वहाँ पे बंगालीज विदेश में बहुत हैं और भाई मालूम पड़ा कि बंगालीज को खाने के साथ भाई उधर मीठा चाहिए ही चाहिए। बोला चलो इंडिया में भाई उधर एंट्री लेते हैं और यहाँ पे बिजनेस भाई सेटअप करते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऑलरेडी जो किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैक्ट्री है, वो टेक ओवर कर लेंगे और हम भाई उधर उसका ब्रांड नेम भी यूज करेंगे और भाई उधर प्रोडक्ट को बेचेंगे। जैसे कोका कोला वालों ने किया, उन्होंने कुछ साल पहले भाई थम्स अप को टेक ओवर कर लिया था, आपको ध्यान होगा भाई। तो मोन्जिनीज अगर अपना बिजनेस बेचेगा, 4 फैक्ट्रियां उसकी, फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट है, ये सब मान लीजिए हैंड ओवर कर देता है वो उस कंपनी को, और साथ में वो कंपनी बोलती है आपका जो ब्रांड नेम है मोन्जिनीज भी हम यूज करेंगे, आपका गुडविल हम यूज करेंगे भाई, तो वो पैसे मांगेगा उसके लिए। बोलेगा भाई मोन्जिनीज आप कैसे यूज करेंगे, तो मेरा ब्रांड है, मेरा अपना गुडविल है, मुझे गुडविल के लिए पेमेंट चाहिए। तो गुडविल बेचा खरीदा जाता है, इसके लिए उसकी वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। ये मेजर रीजन है। ऐसा नहीं है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यूएशन नहीं होता, बिल्कुल होता है। एग्जाम्पल लीजिए, आप 5 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनर्स हैं, मैंने बोला मुझे पार्टनर बना लो, मैंने बोला आपको, आपने बोला कैपिटल लेकर आना पड़ेगा 1 करोड़ रुपया, मैं बोला लाऊंगा। आप पांचों ने बोला, आप 5 लोग पार्टनर हो, आपने बोला हमने तो भाई उधर अपना गुडविल बिल्डअप किया है, 20 साल से काम कर रहे हैं, तो खाली 1 करोड़ का कैपिटल देगा चलेगा नहीं। मैं बोला फिर क्या चाहते हो, बोला हम 5 लोग अपने पार्टनरशिप फर्म का सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैल्यू करेंगे। तो भाई क्वेश्चन ये उठता है, कैन यू वैल्यू इट? यस। आप अपनी बुक्स में गुडविल अकाउंट बोल के नहीं दिखा सकते, वो एंट्री की बात हो गई, वैल्यूएशन तो कर ही सकते हो। तो आपने अपने गुडविल का वैल्यूएशन किया कोई मेथड यूज करके, और उसके हिसाब से आपके गुडविल की वैल्यू निकली 4 करोड़ रुपया। और मान लीजिए मैं नया बंदा पार्टनर बनना चाहता हूं फॉर 20% प्रॉफिट शेयर, तो मेरे घुसने के पहले आप क्या बोलोगे 500 मालूम है? आप बोलोगे बेरी 4 करोड़ हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, 20% शेयर के लिए आ रहा है, 4 करोड़ का 20% 80 लाख रुपया गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर आ। तो मैंने आपको पूछा ए भाई ये प्रीमियम क्या है, तो आपने मुझे समझाया कि भाई ते वो पार्टनर बनने के बाद हमारा गुडविल मुफ्त में कैसे शेयर कर लेगा, तेरे को मुफ्त में कैसे शेयर करने दे हम गुडविल, तू अगर आ रहा है और हमारा गुडविल शेयर करने लगेगा, बिकॉज आप जो 5 पार्टनर हो, आपकी क्या पोजीशन है मार्केट में। आप मार्केट में जाकर किसी पार्टी को बोलो भाई 10 करोड़ का माल भिजवा दे, पार्टी भिजवा देगी। आपको कहीं से लोन चाहिए भाई, उधर आसानी से मिल जाता है, और मुझे जानता कौन है, तो मैं अगर पार्टनर बन गया तो ये सारी जो एडवांटेजेस आपके पास हैं वो तो मैं भी एंजॉय करने लूंगा। तो आप चाहते हो मैं मुफ्त में भाई उधर ऐसे कैसे एंजॉय करूं, तो आप अपना सेल्फ जनरेटेड गुडविल वैल्यू कर मुझे पेमेंट करने को बोलते हो, प्रीमियम का गुडविल बोलते हैं उसको। सो व्हाट आई वांट यू टू बी क्लियर अबाउट इज
कि सेल्फ जनरेटेड नहीं हो या सेल्फ जनरेटेड हो, गुडविल की वैल्यूएशन किसी भी अप्रोच में होती है। ऑल्दो अकाउंटिंग में सिर्फ गुडविल अकाउंट इस सिचुएशन में दिखाया जाना अलाउड है। क्लियर है ना? तो वैल्यूएशन की बात करते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है। ये लीजिए, वैल्यूएशन मेथड्स। भाई वैल्यूएशन के मेथड्स देखिए क्या क्या है। एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एनुटी मेथड। ये 4 मेथड हमारे कोर्स में है। ये बैकबोन है। इसको कर लेने पर बहुत सारे प्रिंसिपल कवर्ड हो जाते हैं और तब ये कंफर्टेबल हो जाता है। आइए देखिए कैसे काम करना है हमने। सबसे पहला एवरेज प्रॉफिट्स मेथड। और इस मेथड को ये भी बोलते हैं सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स। अपॉस्ट्रफी है भाई एस के बाद तो प्लूरल है भाई। सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड, और सिंपली परचेज मेथड के नाम से भी बुलाया जाता है। इसकी पहले थीम समझ लीजिए, तब मैं इसके प्रिंसिपल ले डाउन करना चालू करता हूं। आज डेट क्या है जी? से 1/4/13 है आज, सपोजिंग 1 अप्रैल 2013 है। और 1 अप्रैल 2013 के दिन भाई हमने किसी को अप्रोच किया, बोला भाई तेरा बिजनेस जो है ना उसका अपने को गुडविल परचेज करना है। क्यों हुआ? क्या हुआ ये, सपोजिंगली भाई उधर वो केसी दास वाला है, मिठाई वाला केसी दास, उसकी कैलकाटा में भाई 12 दुकानें हैं, 4 फैक्ट्री हैं, 12 दुकानों में मिठाई बिकती है। और भाई उधर पैकेजिंग अच्छी होकर रसगुल्ले इंडिया के बाहर भी बिकते हैं। केसी दास फाउंडर ऑफ रसगुल्ला, उसकी फैमिली थी भाई, रसगुल्ले की फाउंडर थी। एक्सीडेंटली रसगुल्ला डेवलप हो गया था भाई, कहानी बताऊंगा आपको, अभी आज बताने की पोजीशन नहीं है। तो वो 1/4/13 को भाई उधर हमारी उससे नेगोशिएशन हो रही है। हमने उसको बोला भाई तेरा नाम केसी दास हम लोग यूज़ करेंगे और उसके नाम से मिठाई बेचेंगे। सुना है तुम लोग अपना धंधा वाइंड अप कर रहे हो, सारी फैक्ट्री सारी दुकानें खरीदेंगे, क्या भाव? बोला ये भाव। बोला हम लोग केसी दास नाम भी यूज़ करेंगे। बोला नहीं आप अपना नाम यूज़ करो, मेरा नाम क्यों यूज़ करोगे? बोला नहीं तेरे नाम का गुडविल है, तेरा ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केट है, तेरे नाम से लोग मिठाइयाँ खरीदेंगे। सो टेल अस गुडविल के लिए कितना लेगा? तो देखिए वो मुझे क्या हिसाब किताब दिखा रहा है। साल 12-13, 11-12, 10-11, 9-10 मुझे पिक्चर दिखा रहा है। बोला आप ना पुराने 4 सालों को ले लो। मैंने बोला अच्छा ठीक है जी। मुझे समझा रहा है वो कि गुडविल का वो प्राइस कैसे चार्ज कर रहा है। बोला इस साल में हमने प्रॉफिट किया था भाई 20 लाख का। सर बहुत कम लिख रहे, कोई बात नहीं यार, इसमें 24 लाख का प्रॉफिट किया था, इसमें 18 लाख का प्रॉफिट किया था, और इसमें भाई उधर 26 लाख का हमने प्रॉफिट किया था। मैंने बोला ठीक, बड़ी अच्छी बात है। तो उससे मुझे गिना दिया कि भाई हमारा जो एवरेज प्रॉफिट था ना, एवरेज प्रॉफिट पुराने 4 सालों में 20 + 24 20 44 44 + 18 इस कितना दी 62,
62 प्लस 26 कितना हो गया दी? 88। 88 डिवाइडेड बाय 4 था, 88 लाख डिवाइडेड बाय 4। हम एवरेज एनुअली 22 लाख रुपया कमा लेते हैं। भाई ये स्ट्रक्चर बता रहा हूं, 22 लाख रुपए हम लोग प्रॉफिट एनुअली कमा लेते हैं। और आप प्लीज जरा ये समझिए कि एवरेज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इतनी है। अब वो देखिए मेरे साथ नेगोशिएट कर रहा है, नेगोशिएटिंग फैक्टर। बोलता आप एक काम करो, मुझे बोलता है केसी दास वाला, आप मुझे 8 साल के प्रॉफिट का पेमेंट कर दो तो गुडविल आपका, आप केसी दास नाम यूज कर लेना। मैंने बोला 176 लाख, 1,76,00,000 रुपया। बोला हाँ। मैंने बोला ये बहुत ज्यादा है, आप प्लीज 3 साल के प्रॉफिट मुझसे ले लो और मुझे गुडविल यूज करने दो। मतलब मैं उसको बोल रहा हूं मैं पेमेंट करूंगा तेरे को 66 लाख की। तो बोलता नहीं नहीं 3 साल तो बहुत कम है। अच्छा आप एक काम करो, आप भी क्या याद रखोगे, आप मुझे 6.5 साल के प्रॉफिट्स का पेमेंट कर दो तो गुडविल आपका। मैं बोला नहीं ये तो यार अभी भी बहुत ज्यादा है, आप प्लीज एक काम करो 5 साल के प्रॉफिट आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे ले लो, 110 लाख रुपया ले लो और गुडविल मेरा कर दो। हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं और फाइनली जाकर हम राजी हुए कि भाई 4.5 साल के प्रॉफिट्स की अगर मैं उसको पेमेंट कर दूं 99 लाख रुपीस, 22 into 4.5, तो गुडविल भाई मेरा और मैं केसी दास का नाम भी यूज कर सकूंगा। तो समझना क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में यही इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ये हमेशा क्वेश्चन में स्टेटेड रहती है कि पार्टीज कितने साल के प्रॉफिट की पेमेंट कर कर गुडविल परचेज कर रहे हैं। मेथड का नाम परचेज मेथड क्यों है? लॉजिकली सोचिए, परचेज मेथड इसलिए है क्योंकि अगर आप सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स के प्रॉफिट परचेज कर लो तो गुडविल आपका हो जाता है, इसीलिए नाम परचेज मेथड है। चाचा समझ रहे हैं? आपको ये बात पता थी? फॉर्मूला पता होगा, आपने भाई पीछे किया होगा पास्ट में अपने, बट वो खाली फॉर्मूला पता होने से नहीं, यू हैव टू नो ऑल द लॉजिक बिहाइंड इट। आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए। ये नेगोशिएशन फैक्टर को बोलते हैं, ये देखिए सर्टन नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ये सर्टन नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो इस तरह से गुडविल निकाला जाता है। हमारा भाई इंटरेस्ट क्या है कि ये जितना सिंपल दिख रहा है कि भाई उधर एवरेज प्रॉफिट हमने धनाधन फिगर लिख ली, ये निकालनी पड़ती है। और ये जो प्रॉफिट्स होते हैं, आपका जो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस बनकर प्रॉफिट आए हैं, वो फिगर्स नहीं चलती हैं यहाँ पर, कुछ और ही चलता है। तो 2 फैक्टर्स चाहिए आपको। नंबर 1, एक तो एवरेज 1 साल की प्रॉफिट कमाने की काबिलियत चाहिए ये, और दूसरा ये हमेशा क्वेश्चन में स्टेटेड होता है कितने साल के प्रॉफिट परचेज करने पर गुडविल आपका हो जाता है। तो हमारा अभी पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इज ऑन दिस, ये फैक्टर कैसे निकाला जाता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स अपने को ध्यान में रखने पड़ते हैं। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आइए, how to determine average annual profits। भाई ज़्यादा बकवास नहीं करूंगा मैं, सीधा प्रिंसिपल लिख रहा हूं। One has to find maintainable profits। ये टर्म देखिएगा भाई, टर्म
maintainable profits earned in each of the past years, considered for average profit calculation. दादा रुकिएगा, मेरे को समझाने दीजिए। ये मेरे एग्जाम्पल में पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको भाई क्वेश्चन में स्टेटेड हो कि पिछले 6 साल के या 7 साल के प्रॉफिट्स हैं, या पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स की खाली एवरेज ले लो, या पिछले खाली 2 साल के प्रॉफिट्स की एवरेज ले लो, या ऐसा भी बोल सकता है कि भैया जो पिछले साल का प्रॉफिट था 1413 के पहले 2 साल था 12-13, बोला उसी के प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट मान लो, तो अपने को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो खुद क्वेश्चन बताएगा ना भाई, हमें थोड़ी कोई सपना आएगा और कोई प्रिंसिपल नहीं है कि इतने साल के प्रॉफिट्स आपको लेने पड़ेंगे। जितने साल आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं उन सारे पास्ट ईयर्स के मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे। तो एक नई टर्म सीखी, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स नहीं, कौन से प्रॉफिट्स निकालने पड़ेंगे? मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ये देखिएगा, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर normally not equal to accounting profits। जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉफिट शो कर रही हैं वो प्रॉफिट्स नॉर्मली मेंटेनेबल प्रॉफिट नहीं होते। Maintainable profits are those which an organization would be able to earn and maintain in a normal accounting year। सर ये क्या है? अरे पूछिए मत भाई, इसी में सारे प्रिंसिपल की जिस्ट है जी। मतलब क्या? These are profits earned under normal circumstances, and hence any abnormal loss, abnormal expense debited in any year's PL, किसी भी साल के PL में, should be added back। भाई ध्यान दें, any abnormal gain credited to PL should be subtracted। जरा देखिएगा, एस्ट्रिक्स 1, इसकी थोड़ी स्टूपिड एक्सप्लेनेशन आपको मुझे देना जरूरी लगता है और मैं एक नेक्स्ट पेज पे टर्नओवर करूंगा उस एक्सप्लेनेशन के लिए। ये देखिए, मान लीजिए हमने केसी दास वाले को बोला इस दिन कि भाई तेरा गुडविल खरीदना है,
तो हमें बता रहा है कि भाई लास्ट 3 साल में, सर अभी तो 4 साल लिए थे, अब 3 ले लिए, भाई क्या प्रॉब्लम है? बोला इस साल का जब पीएल बना तो जो नेट प्रॉफिट थे पीएल में 45 लाख रुपीस के थे। इस साल में 60 लाख के नेट प्रॉफिट थे, अकाउंटिंग प्रॉफिट। इस साल में 70 लाख के थे। तो वो हमें खुद ही बता रहा है, बोला इस साल 45 लाख का प्रॉफिट हमारा क्यों हुआ जानते हैं आप? हमने बोला बताइए। बोला इस साल हमारे यहाँ पे फैक्ट्री में आग लग गई थी। बोला अच्छा। बोला 80 लाख रुपए के 80 लाख रुपीस के एसेट डिस्ट्रॉयड हो गए थे। बोला अच्छा। बोला और इंश्योरेंस कंपनी ने हमें खाली 55 लाख रुपया दिया था, 55 लाख। 80 लाख का नुकसान और 55 लाख रुपया अगर इंश्योरेंस कंपनी दे रही है तो कितना अनकवर्ड लॉस है? 25 लाख। तो बोला हमने अपना पीएल बनाते वक्त लॉस बाय फायर अनकवर्ड, ये देखिए लिख रखा है। तो हमें वो समझा रहा है कि भाई अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो मेरा नेट प्रॉफिट इस साल कितना आता? 70 लाख रुपया आता। तो जब गुडविल की कैलकुलेशन करने बैठते हैं, सारे प्रॉफिट्स जो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स होते हैं उनको नॉर्मलाइज करना जरूरी है। और नॉर्मलाइज कैसे करते हैं? जो आइटम आपने भाई उधर पीएल में डेबिट कर रखी है, अब नॉर्मल है, वो नहीं हुई होती तो आज जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वाला प्रॉफिट होता वो लेना चाहिए। इसीलिए जितनी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या एबनॉर्मल लॉसेस हुए हैं उनको ऐड बैक कर देते हैं, मेंटेनेबल प्रॉफिट तब निकलता है। कुछ समझ आया? अगर आप सोचते हैं कि एक लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल कोई आपको सिखा दे और आप रट ले और बना लें तो नहीं होगा, बिकॉज इसकी एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। हमें उसने बताया, बंदे ने, कि भाई मेरा नेट प्रॉफिट 70 लाख रुपए आया है इस साल में। बोला हमने ना एक केस ठोका हुआ था। बोला क्यों? बोला कोई दूसरा मिठाई वाला था, केसी दास बोल रहा है। बोला उसने हमारे जो है वो ब्रांड का ना वो मिसयूज किया था और केसी दास का नाम मिसयूज करते हुए रसगुल्ले बेचे थे। और बोला फिर? बोला हमने उस पर केस ठोक दिया था। तो जज ने फैसला सुनाया था और हमें उस साल में 12 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला था, जो हमने पीएल में दिखा रखा है। तो हमने उसको बोला यार ऐसी इनकम तो आपको हर साल नहीं होती। बोला नहीं, ये तो एबनॉर्मल गेन है हमारा। तो बोला अगर ये एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ होता तो आपका प्रॉफिट खाली 58 लाख रुपीस होता। बोला हाँ। बोला तो चलिए उसको फिर ठीक कर लेते हैं। 70 माइनस ऑल एबनॉर्मल गेन्स क्रेडिटेड टू पीएल, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक? प्रिंसिपल समझे भाई? हाँ, ये एबनॉर्मल गेन क्या करने की जरूरत है भाई? 45 प्लस 25 करने की जरूरत है सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में क्या करने की जरूरत है जी? थर्ड ईयर में करने की जरूरत है भाई उधर 70 लाख लेस 12 लाख, ये करने की जरूरत है। ये कोई नोट्स नहीं है, एक्सप्लेनेशन। ओके, देखिए तो भाई दीज प्रॉफिट्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस वाले चाहिए अगर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है। दूसरी बात, सेकंड बात यह है, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ओनली। Maintainable profits are operating profits, and hence any non-operating item, expense वगैरह debited to PL has to be added back
नॉन ऑपरेटिंग इनकम credited to PL is subtracted asterisk 2. भाई साहब ऐसा है कि जैसे ही ये खत्म होगा ना, आपको सिग्नल दे दिया जाएगा, चल भाई मुरारी लाल बना कर बता। अब नहीं बना के बता पाए, इसका मतलब आप अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये 1413 केसी दास का भाई धंधा परचेज कर रहे हैं, गुडविल की बात हो रही है भाई। इधर देखें, केसी दास की जो दुकान है जिसमें मिठाइयाँ बिकती हैं, इन्होंने क्या किया, ये इस साल में एक कंपनी के 15% वाले, भाई ये जेपी एसोसिएट्स है, अच्छी कंपनी, जिंदल स्टील है, इन्होंने ना 15% वाले डिबेंचर इशू किए। तो इनके पास भाई पैसा बहुत था, केसी दास वालों के पास। उन्होंने 2 करोड़ के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स खरीद लिए। डिबेंचर्स उन्होंने 2 करोड़ के डिबेंचर्स खरीद लिए। तो होने क्या लगा, ये पीएल है, इनका नेट प्रॉफिट था भाई 150 लाख रुपया, 1.5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था थी सेकेंड ईयर। और इनको इंटरेस्ट इनकम होने लग पड़ी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भाई मिलने लगा। कितना थी, 30 लाख। लास्ट ईयर जो इनका नेट प्रॉफिट था ना, लास्ट ईयर वो 105 लाख रुपए का था, 105 लाख। तो इनको भाई ये इनकम होने लगी। नेक्स्ट ईयर भी जरा देखिएगा, पीएल में इनका नेट प्रॉफिट का फिगर था जी 184 लाख। इस साल में भी उनको भाई इंटरेस्ट मिला ऑन डिबेंचर। अब आप खुद सोचिए, आप अगर केसी दास वाले हो, तो मैं अगर आपका बिजनेस परचेज करूंगा तो मुझे सिर्फ उन्हीं एसेट्स में इंटरेस्ट है जो आपकी ऑपरेशनल एक्टिविटी से भाई उधर जो है भाई उधर रिलेटेड है। आपकी उन्हीं प्रॉफिट से मतलब है जो आपके मिठाई के धंधे से रिलेटेड है। वो ठीक है कि आपके पास, आपके बिजनेस के पास इतने पैसे थे कि आपने डिबेंचर खरीदे हैं तो कुछ एडिशनल इनकम हो जाती है। ये थोड़ी मैं टेक ओवर करूंगा, जब मैं आपका धंधा टेक ओवर करूंगा, मैं तो केसी दास नाम और केसी दास दुकानें ले रहा हूं। आपका जो डिबेंचर है या आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आप रख लोगे, तो ये थोड़ी मेरी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी का पार्ट बनेगा। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम, आपके भाई मिठाई के बिजनेस से रिलेशन नहीं है इसका। तो फिर आपने भाई यहां पे क्यों दिखाया हुआ है? बिकॉज देखिएगा, आप केसी दास बिजनेस हो और केसी दास मालिक अलग लोग हैं, और ये भाई उधर डिबेंचर किसने खरीदे हुए? केसी दास बिजनेस ने खरीद रखे हैं। तो बिजनेस को इनकम हो रही है बट नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो जो गुडविल परचेज करने वाला इंसान है वो थोड़ी भाई ये 200 लाख के डिबेंचर टेक ओवर कर लेगा उनसे। आप समझ रहे हैं? तो ये इनकम बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। क्या किया जाएगा भाई? 150 माइनस 30, 184 माइनस 30, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितनी भी पीएल में क्रेडिट कर रखी होती है हटा देती। बड़ी नींद आ रही है भाई साहब? लाफा लगाऊं? जागे हुए ना? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर में, सेकेंड ईयर में ले लीजिए, इनकी एक मशीन थी बिजनेस की जिसकी बुक वैल्यू थी भाई उधर 40 लाख, उसको बेच दिया गया भाई उधर 28 लाख में। लॉस कितना हो गया? 12 लाख। अपन अकाउंट्स बनाते वक्त क्या करते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन,
दिखाते हैं ना भाई, अकाउंट्स के हिसाब से ठीक है, बट आप ये खुद सोचिए, इनका बिजनेस क्या मशीनें बेचना खरीदना है क्या? ये जो साहब उधर लॉस है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, नॉन ऑपरेटिंग। तो ये जो लॉस है इसको डेबिट करने के कारण 150 आया। अगर ये लॉस नहीं हुआ होता तो भाई ये इनकम भाई उधर ज़्यादा होती है। तो कोई भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम जो पीएल में डेबिट कर रखी है वो ऐड बैक कर देते हैं। इज इट फाइन? ये जो फिगर्स आएंगी वो मेंटेनेबल प्रॉफिट की फिगर्स हैं। हटा रहा। नेक्स्ट प्रिंसिपल। सर ये प्रिंसिपल सब एरो एरो करके बना रहे हैं। भाई जरा नेक्स्ट प्रिंसिपल समझिएगा। मेंटेनेबल प्रॉफिट आर futuristic in nature. If a change is likely to affect profit earning capacity in future, if a change is likely to affect profit earning capacity in future, the same is considered in past profit figures. The same is considered मतलब उसमें डाल दिया जाता है। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का एक मतलब ये भी होता है पुट अप, डाल देना। इनकॉर्पोरेटेड इन पास्ट प्रॉफिट फिगर्स कंसिडर्ड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। भाई जरा देखिएगा, लेट मी एक्सप्लेन। बोलिए। सर वो स्टूडेंट आया जो हलदर। हाँ हलदर। हाँ उसको अकाउंट का बेसिक वन बेसिक टू दिखाना ना। हाँ जी। आइए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एस्ट्रिक्स 3, भाई ये रुकिएगा। 10, 11, 11, 12, 12, 13 बीत चुका है। 1, 4, 13 भाई केसी दास बिजनेस परचेज किया जा रहा है। 3 साल के प्रॉफिट्स कंसिडर किए जा रहे हैं। मान लीजिए नेट प्रॉफिट्स की फिगर 80 लाख, नेट प्रॉफिट 90 लाख, नेट प्रॉफिट 75 लाख रुपया था इन 3 सालों में। अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसको बोलते हैं। और अगर आपको बोलता है कि भाई ऐसा लगता है, क्वेश्चन में इंडिकेशन है कि ट्रेडिशनल मिठाई का फ्यूचर इंडिया में भाई उधर खराब है, क्वेश्चन बोल रहा है। बोला नए नए वो खुल रहे हैं, विदेशी मिठाइयाँ बिकती है क्या आजकल, वो खुला हुआ है जस्ट बेक्ड, दुकानें खुली हैं जस्ट बेक्ड की। बोला ट्रेडिशनल मिठाइयाँ जो है अफेक्टेड हो जाएंगी, तो हमारी प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी फ्यूचर में 10 लाख रुपया हर साल भाई उधर कम होने वाली है। तो हालांकि ये फ्यूचर की बात कर रहा है और हम तो फ्यूचर के लिए ही गुडविल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ये सारे प्रॉफिट्स जो हैं
वो 10-10 लाख रुपए से कम करेंगे, ये जो फिगर आएगी वो मेंटेनेबल प्रॉफिट की फिगर होगी। आपको बोले नहीं नहीं, फ्यूचर में ना ऐसा भाई एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे खर्चे 4-4 लाख रुपए और बढ़ जाएंगे भाई, हर साल में ये एडिशनल खर्चा 4 लाख का और करना पड़ेगा। जैसे मिठाई की दुकानों पर अब एक स्पेशल टैक्स लगा दिया जाएगा भाई, जिनके पास, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, और भाई बहुत सारे लोग हैं जो मिठाइयाँ खाते हैं, तो मिठाई की दुकानों को बोल दिया गया आप सब पर एक स्पेशल टैक्स लगा दिया जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन है भाई उधर कि हर एक मिठाई की दुकान को 4 लाख रुपए एक एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो भैया फिर ये फ्यूचर की बात है, बट ये सारे प्रॉफिट्स आपको भाई अकॉर्डिंगली चेंज कर देने पड़ेंगे। आपको बोले नहीं जी फ्यूचर में भाई 15-15 लाख रुपए हम लोग हर साल ज़्यादा कमाया करेंगे, हर साल हमारी कमाने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो फिर भाई उधर ये सारी पास्ट फिगर्स को आप फ्यूचरिस्टिक कर देते हैं, लाइक दिस। भले चेंज फ्यूचर में होने वाला है, आपका प्रॉफिट कमाने का कैपेबिलिटी अगर बढ़ती है या घटती है, वो अकॉर्डिंगली उन सारे मेंटेनेबल प्रॉफिट्स में पुट अप कर दीजिएगा, इनकॉर्पोरेट कर दीजिएगा। ठीक, आपको यार एक चीज तो समझ में आ ही रही होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी सिंपल सी चीज है। ये देखिए कि आप जब प्रॉब्लम बना रहे होंगे, व्हेन यू विल बी मेकिंग प्रॉब्लम्स, ये देखिए आपको वो लोग अकाउंटिंग प्रॉफिट्स दे देंगे, बोलेंगे भाई पिछले 5 सालों के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ये हैं। अब आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, आपको क्या निकालना होता है, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अब ये अकाउंटिंग प्रॉफिट्स की फिगर है, देखिएगा, ऐड एबनॉर्मल आइटम्स डेबिटेड इन पीएल, अगर कुछ हैं, बाकी इनमें नहीं है भाई, जोड़ दी। आपको बोल दिया भाई एबनॉर्मल आइटम्स क्रेडिटेड इन पीएल, भाई उधर इसमें थी, ले ली। आपको बोल दिया भाई उधर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिटेड इन पीएल, कुछ थी किसी साल में तो ऐड कर दी। भाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्रेडिटेड टू पीएल, हटा दी। ऐड लेस फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ना घटना, भाई वो डाल दिया। और भी है प्रिंसिपल जिनको अभी हमने लिखा नहीं है, लिखते हैं, वो सब ऐसे एडजस्ट कर लेंगे तो जो फाइनल फिगर्स आएंगी वो मेंटेनेबल प्रॉफिट्स की फिगर होंगी, उन्हीं की मदद से आप एवरेज वगैरह निकालोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं अजी? तो प्रिंसिपल्स तो हमने भाई कितने लिखे, सिर्फ 3, और लिखता हूं 1 2 3, अभी लिखता हूं, बट आपको पहले मुझे थोड़ा सा एक मौका देना पड़ेगा कुछ क्लियर करने का। गुडविल इज प्रिंसिपल्स अभी भाई मेंटेनेबल प्रॉफिट के खत्म नहीं हुए, एडवांस प्रिंसिपल बाकी है, रिफाइंड बातें बाकी हैं। एवरेज एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने पड़ते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे AAMP, कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, इनटू गिवन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, जिसको भाई उधर मैं क्या बोलता हूं, नेगोशिएशन फैक्टर। पार्टीज इसी पे बार्गेनिंग करती हैं, इसी पर, क्योंकि ये तो भाई कुछ प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली फॉलो करके निकालना पड़ता है, जो भी नेगोशिएशन करना होता है इस पे करना होता है। अभी हमारा मुद्दा क्या है कि ये जो एवरेज है, एवरेज ये 2 तरह की होती है, सिंपल एवरेज
एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। दूसरा वेटेड एवरेज, एनुअल मेंटेनेबल प्रॉफिट। सिंपल एवरेज क्या है जी? मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर फर्स्ट ईयर, मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर, डैश 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 मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर nth ईयर। जैसे भाई 5 साल के प्रॉफिट है, 500 को जोड़ दो एंड डिवाइड बाय क्या, 5 आ गया, एवरेज आ गया। डिवाइडेड बाय क्या जी, नंबर ऑफ ईयर्स, जिसको हम सिंपल अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, समेशन MP अपॉन n। ये ठीक। वेटेड एवरेज क्या होता है भाई? वेटेड एवरेज होता है, वेटेड एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इज मेंटेनेबल प्रॉफिट 1 इंटू वेट 1, करते 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 दी मेंटेनेबल प्रॉफिट n इंटू वेट n ओवर टोटल ऑफ ऑल वेट्स, which is simply summation fx upon summation f। जानते हैं ना भाई, वेटेड अरिथमेटिक मीन वही है। सर ये अरिथमेटिक मीन ही होता है, हार्मोनिक या ज्योमेट्रिक मीन नहीं जी, अरिथमेटिक मीन सबसे सुपीरियर माना जाता है। तो सर ये सब हम लोग को आता है, ये सब बताकर बोर मत करिए, बकवास मत कर, सीख। ये देखिए क्या क्या बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, इन BCom examination one should take weighted average only if there is an instruction। आदमी को भाई उधर वेटेड एवरेज तभी लेनी चाहिए जब इंस्ट्रक्शन, इसमें समझिएगा, इफ weights are not given but weighted average is instructed, वेट्स नहीं दिए हुए हैं कि किस साल के लिए कितना वेट लेना है, बट वेटेड एवरेज इज इंस्ट्रक्टेड, देन वेट्स आर taken as 1 2 3 4 dash 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 n for consecutive years। पहले साल का वेट 1 ले लो, दूसरे का भाई उधर 2 ले लो, नेक्स्ट ईयर का वेट 3, नेक्स्ट ईयर का 4। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक साल। व्हाट इज आइडियल, आदर्श क्या है? Don't do this in BCom। BCom में मत करिए। बाकी कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हो उसमें भले कर लीजिए। सर CPT लेवल नहीं नहीं, और ऊपर CS फाइनल, कॉस्टिंग फाइनल, MCom, तो ये करिए क्या जी, इफ मेंटेनेबल प्रॉफिट्स शो अ ट्रेंड बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसा भी हो सकता है,
one must take weighted average in absence of instruction. तो हमारे लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। हमारे लिए तो भाई बोलेगा वेटेड एवरेज तो वेटेड एवरेज, नहीं तो हम लोग सिंपल एवरेज से ही करके आएंगे। अगर वेटेड एवरेज दे दे और वेट्स दे दे अच्छी बात है, नहीं भी दे तो भी भाई उधर वेट 1 2 3 4 5 ऐसा सब लेकर काम करते हैं। अभी कूल सर, और प्रिंसिपल लिखिए सर। वो लिखता हूँ, पहले भाई उधर आप एक मुझे एप्लीकेशन करके बताइए, देखें आप कर पाते हैं कि नहीं। A similar pattern question had been asked in BCom. चलिए एक प्रिंसिपल और कर लें, फिर करने में मजा है। वन मोर प्रिंसिपल मेंटेनेबल प्रॉफिट के लिए, एरो से इंडिकेट कर रहा हूं जी, देखिएगा। मेंटेनेबल प्रॉफिट्स are correct accounting profits if an error has been made, in accounting, then one has to find the rectified profit figure for arriving at maintainable profit. और अराइविंग एट मेंटेनेबल प्रॉफिट। भाई किसी साल के प्रॉफिट निकालने में अगर भूल हो गई हो तो भूल करेक्ट करिएगा, तो जाके भाई सही प्रॉफिट निकलेगा। ये मेरा क्वेश्चन है और मैं कॉपी नहीं करने को बोल रहा हूँ, आप इसकी मदद से बनाइए भाई। उधर क्वेश्चन, फाइंड गुडविल using number 1, 5.5 years purchase of last 3 years average profits. Number 2, for 1/4 years purchase, कॉपी नहीं करना है, of last 3 years weighted average profits, taking weights as 1, 2 and 5. By goodwill valued on 1/4/13, accounting profits of last 3 years were 12, 13, 11, 12, 10, 11। कुछ छूटा तो नहीं है सर? ठीक है ना? प्रॉफिट्स हैं सर 25,60,000, 14,80,000,
19,50,000। सो मैं चाहता क्या हूँ भाई साहब कि अगर मुझे कुछ आपको कॉपी करवाना है मैं खुद ही बोल दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा। जो लोग वीडियो देखते हैं ना भाई, उन लोगों को हमेशा क्वेश्चन कॉपी कर लेना चाहिए, जो भी लोग वीडियो देखते हैं, ताकि बनाते वक्त भाई उधर प्रॉब्लम ना हो। वैसे मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन आपके सामने रहे। फॉलोइंग फैक्ट्स नीड कंसिडरेशन, ये बातें भाई ध्यान में रखने लायक है। नंबर 1, a repair of rupees 50,000 for a machine in 11-12 was added to machine account wrongly, was added to machine account wrongly, though it was of maintenance nature। मशीन की एफिशिएंसी बढ़ाई ऐसा कुछ नहीं किया, मशीन और प्रोडक्टिव हो गई ऐसा कुछ नहीं किया। मशीन की मेंटेनेंस के लिए जो रिपेयर का खर्चा किया था वो मशीन अकाउंट में गलती से ऐड कर दिया गया। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन मशीन at the rate of 10% per annum on reducing balance method। A building purchased on 1/4/2008 for rupees 60 lakh was let out on a rent of रुपया 2 lakh per annum from 1109। Number 3, closing stock of साल 10-11 was overvalued by rupees 1.5 lakhs, 1.5 लाख। भाई साहब हो गया, आंसर आ गया। भाई आपका बहुत मन कर रहा है ना, मैं आपको थोड़ा पोर्शन कॉपी करने दूंगा, आप पहले समझ लें। नंबर 4, एक्चुअली क्या आप सब प्रिंसिपल सुन के इतने एक्टिवेटेड हो गया, दिमाग की मन करता है धनाधन बना ले। ठंड रखिए, पहले समझिए। नंबर 4, it is observed that management would have to spend an additional रुपया 80,000 per annum to maintain
working efficiency. Number 5, loss of stock in floods amounted to rupees 90 lakhs in 11-12. Insurance compensation was only rupees 84.5 lakhs. Number 6, ignore taxation. सर ये क्या चक्कर है? मैंने अभी तक आपको टैक्सेशन के बारे में तो कुछ सिखाया ही नहीं। सो मैंने उसको सिंपल रखा है। इसको करने के बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल हम सीखेंगे कि मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए टैक्सेशन का किस तरह से ख्याल रखा जाता है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है और लगभग पूरा ही दिख रहा है। इग्नोर टैक्सेशन हटा रहा हूँ, बोलेंगे तो आगे कर दूँ। पढ़ पा रहे हैं पूरा क्वेश्चन? आदि क्या नहीं? ये लीजिए, अब और छोटा कर दूं तो फिर दिखेगा नहीं आपको। पढ़ पा रहे हैं? हाँ ठीक है यार, पहली लाइन ऊपर की कॉपी कर लो। कैलकुलेट 5.5 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट 5.5 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट। बस बाकी ठीक है, बाकी दिख जाए। बनाकर बताइए भाई, गुडविल की वैल्यूएशन करके बताइए।
बातें नहीं अपने आप करिए, हो गया। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, लिवरेज 1 करके एक वीडियो यूट्यूब में डाउनलोड हुआ है। लिवरेज 1 पूरा चैप्टर नहीं, लिवरेज 1 आप देख सकते हैं, कभी इसको देखना चाहें यूट्यूब पर। हर एक चैप्टर का बिगिनिंग उसमें डाल दूंगा अभी। तो क्या कारण ये कि 15 फरवरी से तो बैच चालू होगा। आपको भाई उधर वो वीडियो देखकर समझ में आए कि जिन लोगों ने अभी तक ट्यूशन चालू नहीं की हैं या भाई उधर अपने कन्वीनियंट टाइम पे पढ़ना चाहते हैं, वो क्रैश कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत टाइम लगा दिया भाई, इतना टाइम लगाने का था नहीं इसमें वैसे। इतनी देर में हो जाना चाहिए था। रौनक साहब हो गया? अमित हाँ सॉरी, लोचा हो गया।
चलिए, ये जो स्पेस है मैं अपने वर्किंग नोट के लिए वगैरह के लिए यूटिलाइज करने वाला हूँ। हैव अ लुक। Calculation of maintainable profits. एग्जाम में आप कभी भी कोई भी स्टेटमेंट बनाए ना, कभी भी कोई भी स्टेटमेंट बनाए, कभी भी वो स्केल वगैरह यूज नहीं करें, कभी भी पेंसिल वगैरह यूज नहीं करें, फ्री हैंड बनाएं। स्केल वगैरह यूज करने पर बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। देख ले भाई, फॉर्मेटिंग देख ले। सर नहीं करेगा हम फॉर्मेटिंग, हाँ मत करिए, कोई बात नहीं। बट याद रखिएगा, आजकल वैसे पैकिंग का जमाना है। सर अंदर का सामान भले खराब हो, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अंदर का सब सामान भी सही चाहिए अपने को। सर हम खाली पैकिंग करके आ जाएगा। अरे वाह भाई वाह, तुसी ग्रेट हो। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। भाई अब क्वेश्चन मेरे सामने है, आपके सामने नहीं है, बट कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आपके सामने की जरूरत होगी तो आपके सामने भी ले आएंगे। 19.5 लाख। नेक्स्ट इज 14,80,000। ये सब क्वेश्चन में फिगर्स दी हुई थी। एंड 25,60,000। सर कहाँ है फिगर्स? एक बार दर्शन करा देते हैं अभी। 10, 11, 11, 12, 12, 13। आइए एक एक करके पढ़ते हैं भाई। फर्स्ट आइटम, a repair of 50,000 for machine in 11-12 was added to machine account. देखिए, दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप जो रिपेयरिंग का खर्चा करते हो मशीन की मेंटेनेंस के लिए, दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन से अकाउंट में भाई डालना चाहिए? रिपेयर अकाउंट में। हमने कहा उसको ऐड कर डाला, मशीनरी में डाल दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा दिया। और 11-12 में कौन सी डेट को ऐसा काम किया आपने? डेट दिया नहीं, तो 6 महीने के पीरियड को कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो 50,000 रुपया आपने मशीनरी में गलती से भाई ऐड कर दिया। मशीनरी में ऐड करने से क्या हुआ? मशीन तो बढ़ गई, बट वो खर्चा एक भाई उधर दिखाया ही नहीं आपने। 50,000 खर्चा बोल के दिखाना चाहिए था। अब मशीन को आपने गलत बढ़ा दिया, तो बढ़ी हुई मशीन है तो फिर डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज किया होगा। इसका प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट है, आइए समझते हैं। ये वर्किंग नोट बोल दूं या रफ बोल दूं, क्या बोलूं मुझे पता नहीं। ये इतना एग्जामिनर को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं शो कर रहा हूँ। ये देखिएगा, 10-11 का कुछ नहीं है भाई। 11-12 में रिपेयर एक्सपेंडिचर नॉट रिकॉर्डेड। तो अगर खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, रिपेयर बोलकर खर्चा रिकॉर्ड नहीं हुआ, खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा भाई। प्रॉफिट घटा दीजिए, ये लीजिए, लेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं जी, रिपेयर टू मशीन भाई रिकॉर्डेड एज एसेट एडिशन। ये गड़बड़े। तो भाई मेरा जो है खर्चा तो मैंने भाई उधर लिखा ही नहीं, खर्चा नहीं लिखा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक करना तो क्या करूँगा? प्रॉफिट घटाना पड़ेगा। 50,000 रुपये से प्रॉफिट घटाऊँ। इज इट फाइन? देखिए दूसरी क्या गड़बड़ हुई, इसका इम्पैक्ट समझिएगा।
आपने मशीन को बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा मशीन में ऐड कर दिया गलती से, तो मशीन की तो ज़्यादा वैल्यू निकली है, तो आपने डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा चार्ज किया होगा। डेप्रिसिएशन रॉन्गली चार्ज्ड। कोई टाइम पीरियड नहीं दिया है कि कब ये रिपेयर का खर्चा किया था, इसलिए 6 महीने लेने पड़ रहे हैं। और 6 महीने लेने का कारण ये है जी, ये पर एनम रेट इज अवेलेबल। सो 50,000 पर आपने डेप्रिसिएशन निकाली होगी, मतलब कितनी? 10% फॉर 6 मंथ्स, कितना हो गया? 2500। सो आपने डेप्रिसिएशन इस साल में भाई उधर चार्ज की है, ठीक। 50 माइनस 2500 करके ओपनिंग डेट को इसी मशीन की वैल्यू भाई कितनी आ गई, तो आपने तो इस पे भी डेप्रिसिएशन निकाल ली होगी। कितनी? पूरे साल की कितनी? 4750। भैया समझ रहे हैं? तो 2 साल में आपने डेप्रिसिएशन गलती से चार्ज की है, एक में 2500 और दूसरे साल में 50 माइनस 2500 4750। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कारण क्या हुआ जी? आपके प्रॉफिट्स क्या हो गए थे भाई? उधर कम हो गए थे। कम होने चाहिए थे? नहीं नहीं, क्या करेंगे? ठीक कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। ऐड डेप्रिसिएशन wrongly charged। $2500 ऐड कर देंगे, और क्या दी? 4750 ऐड कर देंगे। कुछ समझ आ रहा है? हाँ जी, क्लियर है ना ये? आप बताइए कितने लोगों ने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की? सबने मिस्टेक की। इज इट क्लियर भाई साहब? 50,000 ये वाला? हाँ जी, अच्छा। और डेप्रिसिएशन क्लियर है? वाह। 50,000 वाला भाई रीडिस्कस कर देते हैं। भाई साहब की प्रॉब्लम जेन्युइन है। पीएल 11-12 का पीएल, ये मान लीजिए ये पीएल है। रिपेयर का खर्चा कितना होना चाहिए था? एक्स प्लस कितना? 50,000। ये करेक्ट है मान लीजिए, बट आप ये 50,000 लिखा ही नहीं। क्यों? आप ये 50,000 कहाँ डाल दिया? आपने वो मशीन की कॉस्ट में जोड़ डाला, तो आपने यहाँ पर x प्लस 50,000 के बजाय खाली खर्चा x ही लिखा। खर्चा कम लिखा तो प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो ठीक कैसे करोगे? घटा कर। तो मैंने यहाँ घटा दिया, तो तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? क्लियर है भाई साहब? कहाँ आपने गड़बड़ कर दी? पूरे साल भर का कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन। अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग में कोई लोचा नहीं है। बहुत अच्छी बात हो गई सर। ये क्या कोई वर्किंग नोट है? नहीं नहीं यार, ये तो मैंने खाली आपको समझाने के लिए रफ पोर्शन बना दिए। वर्किंग नोट बनता है तो नीटली बनता है। फिर बोलता है नेक्स्ट, एक बिल्डिंग परचेज की गई थी कुछ साल पहले 60 लाख में। इन्वेस्टमेंट है तो एसेट परचेज है, और इसको रेंट पे दे दिया गया था 1 जनवरी 09 से, और साल का रेंट उस पे आता था 2 लाख रुपया पर एनम। अब आप खुद समझिए भाई, ये धंधे की बात है, ये रफ वर्क है, वर्किंग नोट जो भी आप बोले। क्वेश्चन समझा रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग है 1408 को परचेज की गई। 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, ये हमारे साल है। 60 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया, और
भाड़ा आना चालू हो गया जी 1109 से 2 लाख रुपया पर एनम। तो ऑब्वियसली पहले साल में भाड़ा भाई 50,000, दूसरे साल में 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, साल 10-11 में भी 2 लाख मिला, इसमें भी मिला, इसमें भी मिला। ये क्या धंधे की इनकम है क्या? हाँ, अगर ये मिला है भाड़ा हर साल, तो हर साल पीएल बनाते वक्त रेंटल इनकम 50, रेंटल इनकम 2 लाख, हर साल के पीएल में आपने रेंट रिसीव 2 लाख दिखाया होगा, हर साल 2 लाख। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ये गुडविल वैल्यूएशन के वक्त नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो पीएल में क्रेडिट की होती है हटा देते हैं। नॉन ऑपरेटिंग क्या जी, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 2 लाख, 2 लाख किसी भी साल के प्रॉफिट में वो अगर घुसा हुआ है तो सर आपको क्या मालूम, अभी किराए पे अभी भी दिया हुआ है जी, वो क्वेश्चन ऐसे ही बोल रहा है, इस साल से भाई उन्होंने किराए पे दे दिया तो ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक बोलता है 10-11 का वॉज ओवर वैल्यूड बाय 1.5 लाख रुपया। क्लोजिंग स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 1.5 लाख। भाई रुक जाइए, ये मेरा जो साल है 10-11 है, 11-12 है, 12-13 है, बोलता है 10-11 का क्लोजिंग स्टॉक, ये डेट को प्लीज समझिए। ये भाई कंपनी अगर बनाती है तो ट्रेडिंग बोल के तो कुछ बनाती नहीं, उसका तो नाम ही क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलिए मैं पीएल लिख रहा हूँ, बोलेंगे तो ट्रेडिंग लिख दूंगा। ये देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक की मान लीजिए करेक्ट फिगर ये होनी चाहिए थी, बट हमने एक्स्ट्रा कितना लिख दिया भाई, 1.5 लाख। अगर मैंने क्लोजिंग स्टॉक में एक्स्ट्रा 1.5 लाख लिखा तो लॉजिकल बात है ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर में कितना लिखा होगा, सही फिगर प्लस कितना, 1.5। उसका प्रॉफिट पे इम्पैक्ट समझ लीजिए। क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में ज़्यादा दिखाया तो प्रॉफिट बढ़ गया भाई, रिड्यूस करिए प्रॉफिट 10-11 का, लिखेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 1.5 लाख रुपया। जो 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का क्या है जी, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मतलब ये डेबिट साइड में, खर्चे वाली साइड में ज़्यादा दिखा दिया, खर्चा ज़्यादा दिखा दिया तो क्या जी, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट भाई बढ़ाना पड़ेगा। एट ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड भाई उधर जोड़ देंगे, क्या फिगर है जी, 1.5 लाख। एनी प्रॉब्लम? बस ये, और फिर क्या बोलता है नेक्स्ट, आपको बोलता है कहानी में, इट इज ऑब्जर्व दैट मैनेजमेंट को अगर एफिशिएंटली काम करते रहना है तो एनुअल पर एनम देखिएगा 80,000 रुपये की स्पेंडिंग बढ़ जाएगी। मतलब ये जो प्रॉफिट आप बोल रहे हैं फ्यूचर में होंगे, उनको भाई उधर अगर आपने पास प्रॉफिट को लेकर भी निकालना है तो पास प्रॉफिट को मॉडिफाई करिए, एडजस्ट करिए, फ्यूचरिस्टिक बनाइए। लेस एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इंक्रीज, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इंक्रीज कितना जी, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस इंक्रीज 80,000, 80,000। एनी प्रॉब्लम अजी? नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। लॉस ऑफ स्टॉक इन फ्लड्स अमाउंटेड टू 90 लाख इन 11-12। इंश्योरेंस कंपनसेशन वॉज ओनली 84.5 lakhs। चचा आप हैं हमारे साथ? ये 11-12 में जब पीएल बन रहा था तो वहां पे भाई उधर लॉस बाय फ्लड्स
कितना अनकवर्ड अमाउंट था? 5.5 लाख। कैसे? अरे भैया 90 लाख का नुकसान था, इंश्योरेंस कंपनी ने 84.5 दे दिया तो 5.5 लाख अनकवर्ड रह गया। वो पीएल में आपने दिखाया होगा। ये अब नॉर्मल लॉस है, इसको ऐड बैक करेंगे तो जाके 11-12 का प्रॉफिट नॉर्मलाइज होगा। ऐड एबनॉर्मल लॉस कितना है जी? 5.5 लाख, 5,50,000। हो गया जी। These are my maintainable profits for each of the year. बोल दें भाई। 15 लाख 20,000 फिगर भाई उधर आप कंफर्म कर दीजिएगा, कोई एक बंदा और। 18,52,500 1852 500 2284 750 750। भाई फिगर कंफर्म कर दीजिए कोई, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। पहला 5.5 years, सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स। बोले तो क्या भाई? एवरेज देखिए निकलेगी 15,20,000 प्लस 18.525 प्लस 22.8475 divided by 3 multiplied by 5.5। आंसर आ गया जी, गुडविल आ गया। कितना? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। सेकेंड केस, वेटेड एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट पहले निकाल रहा हूं। मेंटेनेबल प्रॉफिट वेट एंड एमपी इनटू वेट, ये चाहिए। साल भी लिखना, लिख लो यार। 10 11 11 12 12 13। MP is 15.2 lakh rupees, 18.525, 22.8475। वेट क्या है? 1 2 एंड कितना था भाई? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए एक तो वेट का टोटल 8 और एक मुझे चाहिए MP इंटू वेट का टोटल 15.2 18.525 बोले तो भाई उधर मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया भाई कितना? 37,05,000। नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। 228475 इंटू 5 110 तो हो गया। 114 2375। हाँ वो ठीक है, 2375। जरा काइंडली इन तीनों का टोटल बोल देंगे। 166.48। बस जी बस, अब और नहीं, अपना मेहनत करने की जरूरत है। गुडविल इज व्हाट? गुडविल इज 166.4875 डिवाइडेड बाय वेट टोटल। कितने साल का परचेज लेने को बोलता है? 1.4 years परचेज, यही है। तो इनटू क्या दी? 4.25 आ गया जी। मेरे गुडविल की वैल्यू जो आनी थी आ गई, एंड आई डोंट केयर जो भी आई, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कूल गाइस। तो हमने यार मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ 4 ही तो प्रिंसिपल लिखे। नंबर 1, प्रॉफिट नॉर्मलाइज करो। नंबर 2, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना जरूरी है। नंबर 3, भाई फ्यूचरिस्टिक कर दो, कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड, एक्सपेंस इंक्रीज या भाई उधर कोई प्रॉफिट किसी तरह से बढ़े घटे तो सबको इनकॉर्पोरेट कर दो। एंड भाई उधर एक प्रिंसिपल हमने और लिखा कि भाई रेक्टिफाइड प्रॉफिट लेने हैं, करेक्शन किए बिना प्रॉफिट्स लेना मत। ये 4
सॉलिड प्रिंसिपल्स हैं, ये तो सबको आने चाहिए। आप सीपीटी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, कोई भी कोर्स कर रहे हो, ये 4 आने चाहिए। अब ये जो एडिशनल अब हम कर रहे हैं, दिस इज समथिंग जो भाई उधर आपके लिए स्पेशली बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबके लिए कॉमन ही है, बट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। सारा प्रिंसिपल तो नहीं आज समझा पाऊंगा, बट जितना भी आपको आज समझा पाऊंगा, दैट वुड बी गुड इनफ। अंदर बैठ जाओ बेटा। मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आर, देखिएगा, ऑपरेटिंग, नॉर्मल, रेक्टिफाइड, फ्यूचरिस्टिक। नाम देखिएगा क्या यूज कर रहा हूं। ऑपरेटिंग होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, रेक्टिफाइड होना चाहिए, फ्यूचर की भाई उधर चेंजेस को कंसिडर करता हुआ प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेशन, ये देखिए, it has to be operating normal profit after taxation. आफ्टर टैक्सेशन मतलब आफ्टर इनकम टैक्स। आप एक केस डील कर चुके हो, केस 1। If a question does not mention whether profits अकाउंटिंग जो आपको दिया था, अकाउंटिंग आर बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, तो आप क्या करेंगे? भांगड़ा करिए भाई। सर हमारा वो फोक डांस भांगड़ा नहीं है, डांडिया है। अरे जो भी है आपका भाई, नाचिए। रीजन बीइंग कि अगर क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं किया गया कि ये जो प्रॉफिट फिगर्स हम लोग दे रहे हैं पिछले 3-4 सालों का, ये आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, तो लफड़ा ही खत्म। व्हाट डू वी डू भाई? उधर वी इग्नोर टैक्सेशन। सर आपका जो क्वेश्चन था ना सर, उसमें आपने बोला था इग्नोर टैक्सेशन। भाई ये तो मैंने क्लियर कट कर दिया था, बट आप देखिए ना, ये प्रॉफिट्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years वर्थ, मैंने बोला ये बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है। अगर मैं बोलूं ही नहीं कि बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है, तो आपको भाई तब तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। टैक्सेशन का क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। सिंपली कैसे काम करेंगे? वैसे ही जैसे पीछे किया था। अकाउंटिंग प्रॉफिट्स लेंगे, जो भी एडजस्टमेंट्स है, रेक्टिफिकेशन है, वो सारी कैरी ऑन करेंगे, और वो कैरी ऑन करने के बाद जो फिगर आ जाएगी वही मेंटेनेबल प्रॉफिट मान लेंगे, और टैक्स के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्लियर? हाँ, वी इग्नोर टैक्सेशन। ये केस भाई उधर डन, हम लोग कर लिए ये केस। केस 2, let me call it case 2A. Accounting profits
before tax are given to you. मान लीजिए पुराने 4 साल के प्रॉफिट्स ये गिवन है। वन शुड क्या करना चाहिए थी? वन शुड डू एडजस्टमेंट्स। किसकी एडजस्टमेंट्स पे? फॉर नॉर्मलाइजिंग, रेक्टिफाइंग, नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट और फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए जोड़ना घटाना है, जोड़ घटा लीजिए। क्या जी? दैट इज प्लस माइनस दीज आइटम्स कर लीजिए। ये जो आता है दीज आर प्रॉफिट्स, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। ये मेंटेनेबल प्रॉफिट्स है बिफोर टैक्स। भाई जरा केस मैं बता रहा हूं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं करने का क्या है। दिस वॉज गिवन टू यू। ये आइटम्स भाई उधर एडजस्टमेंट्स की अगर हो तो प्लस माइनस करिए। केस 2 क्या दी? टैक्स रेट गिवन। देखिए क्या करते हैं, लेस इनकम टैक्स। आपकी कन्वीनियंस के लिए बोल देता हूं। मान लीजिए फिगर थी 30 लाख, 40 लाख, 45 लाख एंड 40 लाख। मान लीजिए प्रॉफिट्स की फिगर्स थी। लेस इनकम टैक्स मान लीजिए 30%। गिवन, देखिए व्हाट इज गिवन। अब यार मैं आपके लिए हाईलाइट करूं कि ये केस क्या है। केसेस ये इन्होंने दे रखा है, ये आई एम इंटरेस्टेड इन दिस। और क्या दे रखा है भाई? इनकम टैक्स और उसका रेट दे रखा है। सो अगर ये आपको भाई उधर दोनों इन्होंने दे रखे हैं, मान लीजिए इनकम टैक्स 30% है तो 30% मतलब 9 लाख। 40 का भाई उधर कितना जी? 30% 12 लाख। 45 का 30% 13.5 और 30% कितना जी? 12। ये जो आ गया, दीज आर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स, और इनको आपको गुडविल वैल्यूएशन के लिए कंसिडर करना है। जितना भी बचा 21, 28 एंड कितना जी? 31.5 एंड 28। सो क्या केस 2 क्या है? इफ दे गिव यू बाय प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, पहले एडजस्टमेंट करिए, वो जो फिगर आए उस पर टैक्स कैलकुलेट करिए। ठीक। केस 2A क्या है? टू बी tax rate not given, but it is mentioned that accounting profits are before tax। बोले तो क्या? अरे बोले तो ये भाई, ये देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, ऐसा वो बोल रहा है गिवन। प्लस माइनस वो एडजस्टमेंट्स नॉर्मलाइज करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए करिए। इधर देखिएगा भाई, ये आ गया जी प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, मेंटेनेबल प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। लेस इनकम टैक्स। बीकॉम एग्जामिनेशन में एज्यूम 50% टैक्स रेट। कब?
इन अ सिचुएशन जहाँ पर बोले अकाउंटिंग प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स हैं, एडजस्टमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जो भी फिगर आए एडजस्टमेंट हो प्लस माइनस करके, नहीं आए तो वो फिगर्स उन पर अपने मन से भाई इनकम टैक्स रेट एज्यूम कर लीजिएगा। ये जो फिगर आएगी ये है मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स। मान लीजिए फिगर आई भाई 30, 40, 45 एंड 40, तो टैक्स रेट के बाद भाई उधर है 15, 20, 22.5 और 20 करके भाई बचेगा भाई 15, 20, 22.5 और 20। अपने मन से टैक्स रेट ले लीजिए। इज इट फाइन? रुकना पड़ेगा भाई, कल मिस मत करिएगा।